जय हिंद। पीएम मोदी की रैली के बीच मिथुन चक्रवर्ती ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। হাতের বাঁদিকে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন দর্শক আসছেন, আমাদের পার্টির কার্যকর্তা আসছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব মঞ্চের ডান দিকে আসুন। अब सवाल यह है कि उनका बीजेपी ज्वाइन करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है। अब आपका सवाल होगा कि वो तो टीएमसी के रणनीतिकार हैं, उससे बीजेपी को भला क्या फायदा होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप भी अग्री करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी के लिए रास्ता तैयार किया और उनका नंदीग्राम से चुनाव लड़ना, उसका बंगाल की पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मिथुन चक्रवर्ती से। मिथुन चक्रवर्ती से पहले भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, लेकिन उनका ममता का विकल्प मानना ये जायज़ नहीं होगा। वो क्राउड पुलर का काम कर सकते हैं, वो बंगाल में खासे मशहूर हैं, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। वो दौर नहीं है जब हेमंती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने चुनाव हरा दिया था, या फिर राम नाईक को गोविंदा ने चुनाव हराया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का ये कंडीशन बन गया है कि उनके लोग अब प्रधानी का भी चुनाव ना जीत पाए। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती को उस दायरे में नहीं रख सकते, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का जो बॉलीवुड करियर है वो ख़त्म हो चुका है। और बात है इनके आने से जो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, बीजेपी को एक लोकल फेस मिल गया जो क्राउड पुलर का काम कर सकता है। इसके अलावा उसकी रणनीतिक जीत है जो हर चुनाव में वो करते आए। आप चुनाव से पहले अक्सर देखते होंगे बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं का आना काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि लोगों के बीच मैसेज दिया जाए कि बीजेपी आज मजबूत कंडीशन में है, इसी वजह से दूसरे दल के नेता और उसकी पार्टी में आ रहे हैं। अब बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिस पार्टी के लिए भी ये रणनीति बनाते हैं। अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसको ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि वो उनकी वजह से चुनाव जीत पाया है। अगर हार गया उसके लिए भी ये कन्विंस कर देते हैं कि आपको भगवान भी नहीं जिता सकते थे। इनके आने के बाद जो फर्क पड़ा है, बंगाल में ममता बनर्जी के बाद कोई अगर नेता था तो वो थे शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी की बात कर रहे हैं, उस शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके आने के बाद जो उन्होंने अपनी रणनीति अपनाई, जिसे पुराने लोग खुद को अपेक्षित महसूस करने लगे, आज यही वजह है कि टीएमसी से भागम भाग लगा हुआ है। और प्रशांत किशोर जो हैं, उनको बंगाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ तो कॉलोनियाँ बटी हुई है पार्टी वाइज, यही वजह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस इतने ज़्यादा होते हैं। अब बात ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की। सेकुलर पॉलिटिक्स तो सारी पार्टियाँ करती हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। हाँ, नारों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिक्स की है वो एक्सट्रीम सेकुलर की पॉलिटिक्स की है। एक्सट्रीम सेकुलर से क्या मतलब है? जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने का काम किया। उसका परिणाम ये है कि वहाँ तोलाबाजी, हफ्ता वसूली चल रहा है। अब देखते होंगे कई मुसलमान भी अब दीदी के खिलाफ बोलने लगे। वो क्यों बोलने लगे? उसमें भी दो डिविजन्स होंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो तबका टीएमसी के गुंडों से डायरेक्ट परेशान है, वो कहाँ जाएगा? वो बीजेपी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बंगाल में या तो टीएमसी या तो बीजेपी। अब इन लोगों ने जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स की है, इंक्लूडिंग सारी पार्टियां, उसमें क्या हुआ है कि पहले तो इन लोगों ने उसे पोषित किया, अब वो विकराल रूप ले चुका है और वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अब जो आज बंगाल की जनता है, जो कि बहुत सेकुलर जनता रही है, बंगाल में आज से 5 साल पहले जिन मुद्दों पे आज चुनाव हो रहे हैं उनके ऊपर आप बात करते तो लोग आपको गाली देके आपके ऊपर पड़ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। वहाँ जाति धर्म की कोई बात ही नहीं थी। अभी भी जाति वाली बात नहीं है, लेकिन एक रिलीजियस डिवीज़न जो हुआ है वो इसी अपीजमेंट पॉलिटिक्स का परिणाम रहा है। जैसे ममता बनर्जी को कोई जय श्री राम बोल देता है तो वो क्षुब्ध हो जाती है, वही मैं मन से ला इलाहा इल्लल्लाह करती है। वो चाहती तो उसका जवाब वो दे सकती थी। अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको सिया राम बोल सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स में खुद को ढाल लिया
कि आज उन्हें बाहर देख पाना मुश्किल है। इससे पहले पंजाब में भी हुआ था, जो पंजाब, हिमाचल, राजस्थान या फिर साउथ के कुछ राज्य हैं जहाँ का हमेशा से ट्रेंड रहा है 5 साल ये पार्टी 5 साल वो पार्टी। प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने खुद को रिपीट किया था, वो रिपीट उन्होंने कैसे किया? पहले टेन्योर का जो लास्ट ईयर था, इतना काम किया कि उन्हें दूसरे का मौका मिल गया। ममता बनर्जी को पता था कि बीजेपी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसके 2 या 3 एमएलए थे, उसके बावजूद भी 18 एमपी, फिर भी दीदी ने इसको नज़रअंदाज किया। आज उसका परिणाम ये है कि बीजेपी आज एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ, और इसका एक बड़ा स्ट्रेंथ है। और आज बंगाल के लोगों को भी ये लगने लगा है कि बीजेपी के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, जो कि भारत के लोगों को भी लगता है। अब बात है ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसानदायक होगा। जो नंदीग्राम है वो शुरू से आंदोलन की धरती रही है, उसे 2 बार आज़ाद होना पड़ा था। उस नंदीग्राम से अभी विधायक हैं शुवेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे। टाटा नैनो के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से आज ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, उसको लीड किया शुवेंदु अधिकारी ने। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने उसके लिए जनता से माफ़ी मांग चुके हैं। ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ने आ रही है। ये अधिकारी फैमिली के प्रभाव वाला हिस्सा माना जाता है। जब वहाँ पे वो विधायक हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ममता बनर्जी वहाँ आ रही है तो ममता बनर्जी खुद की सीट पर ही घिर जाएंगे, और ममता बनर्जी के पास ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है जो उनके पूरे कैंपेन को लीड कर सके। अगर उसके अगेंस्ट की बात करें बीजेपी, उसके पास बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो। अब लोकल में भी कई ऐसे बड़े लीडर हैं। इस तरह से ममता बनर्जी के लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए वो सीट आसान होने वाला नहीं है। चुनाव परिणाम क्या होंगे वो टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन अभी जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स चल रही है, जो कि पूरी तरह से एक मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से भी देखें तो उनके लिए वो सेफ सीट नहीं है। आमतौर पे ये ट्रेंडिंग रहा है कि जहाँ कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, वहाँ आमतौर पे कमज़ोर प्रत्याशी उतारे जाते हैं। इसकी मिथक तोड़ी थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। उसके बाद स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा राहुल गांधी के खिलाफ। तो पहले ये भी होता था कि बड़ा नेता किसी बड़े नेता के खिलाफ प्रचार करने नहीं जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया, तो मिथक भी टूटा। इस फैसले की वजह से ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही घिर कर रह जाएंगी। बात है बीजेपी की, तो बीजेपी का सपोर्ट होल्ड तो है। अब ये बीजेपी की चुनौती है कि जो उनके सपोर्टर हैं कैसे उसे बूथ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल हिंसा तो होती रही है और वहाँ चुनाव के क्या कंडीशन रहे हैं सबको पता है। तो इसमें अगर एक्टिवली बीजेपी ने काम किया तो फिर बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है, वरना टीएमसी तो है। बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।